हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज एक बार फिर स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने चैनल इंस्पायर्ड मीट में। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के बारे में। गाइस, ये जो वीडियो है वो दो पार्ट्स में होने वाली है। पहला पार्ट वो जो आप लोग अभी देख रहे हैं, और ये जो वीडियो है इसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के थियोरेटिकल एरियाज के बारे में इन अ सिंपल एंड डिटेल्ड मैनर। सेकेंड जो वीडियो होगी वो नेक्स्ट वीडियो होगी, और उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा पेमेंट ऑफ बोनस का कैलकुलेशन। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, तो आज की इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या है इस एक्ट का, इस एक्ट को लाया क्यों गया था, रीजन क्या है लाने का। देन वील अंडरस्टैंड द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट, वील अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ द एक्ट। फिर हम लोग समझेंगे एम्प्लॉइज एलिजिबिलिटी एंड डिस्क्वालिफिकेशन। देन हम लोग समझेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम बोनस, कैलकुलेशन ऑफ बोनस, अवेलेबल एंड एलोकेबल सरप्लस क्या होता है, सेट ऑन एंड सेट ऑफ क्या होता है, एंड लास्ट में हम लोग समझेंगे रजिस्टर्स एंड रिटर्न्स दैट नीड्स टू बी फाइल्ड अंडर दिस एक्ट। राइट, तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को गाइज। सबसे पहले समझते हैं कि इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है टू इम्पोज स्टैट्यूटरी लायबिलिटी ऑन एम्प्लॉयर्स टू पे बोनस टू देयर एम्प्लॉयज। तो इस एक्ट का जो सबसे मेन रीजन था लाने का, वो मेन रीजन था एक स्टैट्यूटरी लायबिलिटी बनाना एम्प्लॉयर्स के लिए, बोनस पे करना उनके एम्प्लॉयज को। ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था। यानी कि इस एक्ट को लाने के बाद एक प्रिंसिपल डिफाइन किया कि किस तरीके से पेमेंट ऑफ बोनस के तहत बोनस पे किया जाना चाहिए एम्प्लॉयज को, क्या फॉर्मूला यूज करना चाहिए बोनस कैलकुलेशन के लिए, मैक्सिमम बोनस कितना पे करना है, मिनिमम बोनस कितना पे करना है एम्प्लॉयज को, और मैक्सिमम और मिनिमम बोनस को सेट ऑन एंड सेट ऑफ से कैसे लिंक किया जाए। सेट ऑन एंड सेट ऑफ आप लोगों के लिए नया वर्ड होगा, और ये हम लोग समझने वाले हैं कुछ ही देर में। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड मशीनरी फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द लायबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। यानी कि एक मशीनरी प्रोवाइड कराना जो कि चेक करेगा कि बोनस एम्प्लॉयज को पे किया जा रहा है कि नहीं एज पर द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, और इस एक्ट के तहत जो जो कंप्लायंसेस फॉलो करने एम्प्लॉयर्स को, एम्प्लॉयर्स वो कंप्लायंसेस फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनकी वजह से ये एक्ट जो है वो लाया गया था। अब समझते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट। ये एक्ट कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, किन कंपनीज में अप्लाई हो सकता है, कितने नंबर्स पे ये एक्ट अप्लाई होगा एम्प्लॉयज के ऊपर, एक बार अप्लाई हो गया तो कब तक के लिए एप्लीकेबल रहेगा, ये सारी चीजें समझते हैं। तो सबसे पहले तो दिस एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यानी ये एक्ट जो है पूरे इंडिया के अंदर एप्लीकेबल होता है, जम्मू एंड कश्मीर को भी इंक्लूड करके। इनिशियली जब ये एक्ट आया था तो उस वक्त में जम्मू एंड कश्मीर इंक्लूडेड नहीं था, बाद में इसको अमेंड करके जम्मू एंड कश्मीर को भी इस एक्ट के तहत जो है ले आया गया। दिस एक्ट अप्लाइज टू एवरी फैक्ट्री एंड एस्टैब्लिशमेंट इन विच 20 और मोर वर्कर्स आर वर्किंग इन एनी डे ऑफ द प्रीसीडिंग 12 मंथ्स। यानी कि पिछले 12 महीनों में किसी भी फैक्ट्री या एस्टैब्लिशमेंट में अगर एम्प्लॉय काउंट 20 या 20 से ऊपर चला जाता है तो ये एक्ट उस कंपनी के अंदर एप्लीकेबल हो जाता है, और एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि खुद को रजिस्टर करे इस एक्ट के तहत। यहाँ हम लोगों ने देखा कि जो एम्प्लॉय काउंट 20 या 20 से ऊपर होने पे ये एक्ट एप्लीकेबल होता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, लेकिन अगर 10 या 20 के अंदर, अगर किसी कंपनी के अंदर एम्प्लॉय काउंट 10 से ज़्यादा 20 से कम है तो उन ऑर्गेनाइजेशंस पे भी एक्ट को एप्लीकेबल किया जा सकता है। जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है एक नोटिफिकेशन भेज के एम्प्लॉयर को उस एक्ट को अप्लाई कर सकती है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वंस द एक्ट बिकम्स एप्लीकेबल इट शैल रिमेन एप्लीकेबल टिल द टाइम द ऑर्गेनाइजेशन एक्सिस्ट irrespective of the number of the employees in that organization। मान लीजिए एक बार ये एक्ट अप्लाई हो गया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और उसके बाद एम्प्लॉय काउंट 20 से नीचे चला गया, तो क्या उस सिचुएशन में ये एक्ट की एप्लीकेबिलिटी खत्म हो जाएगी? नहीं होगी। यानी कि एक बार ये एक्ट अगर अप्लाई हो जाता है तो वो तब तक एप्लीकेबल रहेगा जब तक वो ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करेगी, भले ही रजिस्ट्रेशन के बाद एम्प्लॉय काउंट 20 से नीचे क्यों ना चला जाए। अब समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में गाइज। हर एक एक्ट के अंदर कुछ वर्ड्स को स्पेसिफिकली डिफाइन किया जाता है क्योंकि उन वर्ड्स का एक अलग मीनिंग होता है उस एक्ट के अंदर, और उसको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसी के तहत हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जान लेते हैं इस एक्ट के अंदर में। तो सबसे पहला जो डेफिनेशन है वो है एम्प्लॉय का। अकॉर्डिंग टू द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, एम्प्लॉय के अंदर किस किस को डिफाइन किया गया है, तो आइए समझते हैं। एन एम्प्लॉय मीन्स एनी पर्सन एक्सेप्ट एन अप्रेंटिस employed on a salary or wage not exceeding rupees 21,000 per month in any industry to do any unskilled or skilled work। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के अंदर अप्रेंटिस के अलावा जितने भी वर्कर्स हैं, वो किसी भी कैटेगरी के हो सकते हैं, वो एक वर्कर हो सकता है, वो एक सुपरवाइजर हो सकता है, मैनेजर हो सकता है,
कोई भी वर्कर जिसको कि हायर किया गया है किसी भी तरीके काम के करने के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कोई भी एम्प्लॉय जिसकी बेसिक एंड डीए 21,000 से कम है, वो एम्प्लॉय एक एम्प्लॉय माना जाता है इस एक्ट के तहत। एक्सेप्ट अप्रेंटिस, हर एक एम्प्लॉय, हर एक कैटेगरी का एम्प्लॉय एक एम्प्लॉय माना गया है इस एक्ट के अंदर, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि किस काम को करने के लिए उस एम्प्लॉय को हायर किया गया है। नेक्स्ट डेफिनेशन है एम्प्लॉयर की। समझ लेते कि एक पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के तहत एक एम्प्लॉयर किसको कहा जाता है। तो गाइज यहाँ पे दो तरीके से डिफाइन किया गया एम्प्लॉयर को। एक डेफिनेशन, एक जो है कैटेगरी वो है फैक्ट्रीज की, सेकंड कैटेगरी जो है वो है एस्टैब्लिशमेंट्स की। फैक्ट्रीज क्या है? फैक्ट्रीज जहां पे मैन्युफैक्चरिंग होती है विद द एड ऑफ पावर, एंड एस्टैब्लिशमेंट वो जगह है जहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है विदाउट एड ऑफ पावर, या फिर जहां पे कुछ भी क्लरिकल या फिर पेपर वर्क वाले काम होते हों। सो इन अ फैक्ट्री हु ऑल आर कॉल्ड द एम्प्लॉयर। एक फैक्ट्री के अंदर ओनर, मैनेजर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव या फिर एजेंट ऑफ द ओनर, इन लोगों को एम्प्लॉयर माना जाता है बिकॉज इन लोगों के पास में डिसीजन मेकिंग पावर्स होते हैं। एक एस्टैब्लिशमेंट के अंदर मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर द पर्सन हु इज हैविंग द अल्टीमेट कंट्रोल, इन लोगों को एक एम्प्लॉयर माना जाता है अकॉर्डिंग टू द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। तो ये है एम्प्लॉयर की डेफिनेशन एज पर दिस एक्ट। कौन कौन से एम्प्लॉयज एलिजिबल होते हैं अंडर दिस एक्ट बोनस पाने के लिए, ये समझते हैं। Every employee drawing salary wages up to ₹21,000 per month and engage in any kind of work, whether skilled, unskilled, managerial, supervisory, technical, clerical, etc., is entitled for bonus every accounting year if he or she has worked for at least 30 days in an accounting year. यानी कि according to this act, हर एक वो एम्प्लॉई जिसको हायर किया गया है, भले ही सैलरी के लिए या वेजेस के लिए, और उनकी सैलरी, अगर सैलरी यहाँ पे बेसिक एंड डीए की बात की जा रही है, अगर बेसिक एंड डीए 21,000 से कम है तो वो एम्प्लॉई एलिजिबल है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के तहत बोनस पाने के लिए, इरस्पेक्टिव ऑफ कि किस कैटेगरी का काम करे। हर तबके के इंसान, भले ही वो एक स्किल्ड काम करते हो, अनस्किल्ड काम करते हो, मैनेजरियल काम कर रहे हैं, सुपरवाइजरी काम कर रहे हैं, टेक्निकल काम कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का काम करने के लिए अगर हायर किए गए हैं उस कंपनी के अंदर और उनकी सैलरी अगर 21,000 से कम या 21,000 के बराबर है तो वो एलिजिबल हैं। प्लस उन्होंने प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर में कम से कम 30 दिन का काम किया होना चाहिए। अगर 30 दिन से कम की काम होगी तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। यहाँ पे पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में कुछ इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई कर दिया गया, जिसमें कि जो उन इंडस्ट्रीज के एम्प्लॉयज़ हैं, उन इस्टेब्लिशमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो लोग बोनस पाने के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। अगर वो इस्टेब्लिशमेंट्स अपने उन एम्प्लॉयज़ को कुछ भी अमाउंट पे कर रही है एज बोनस तो उसको एक्स ग्रेशिया कहा जाता है। कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं वो आइए जानते हैं। द जनरल इंश्योरेंस कंपनीज, सेंट्रल और द स्टेट government establishment, Indian Red Cross Society, universities and educational institutes, hospitals, Reserve Bank of India, social welfare institutions, local bodies, etc. तो ये जो लिस्ट है, इस सभी एस्टैब्लिशमेंट के एम्प्लॉयज बोनस के लिए एलिजिबल नहीं होते, बोनस एक्ट के अंदर कवर नहीं होते। अगर इनकी कंपनी अगर किसी भी टाइप का पेमेंट करती है इनको इन द फॉर्म ऑफ बोनस तो उसको एक्स ग्रेशिया कहा जाएगा। अब समझते हैं कि कौन कौन से एम्प्लॉयज को किस किस कंडीशन में डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो गाइज डिस्क्वालिफिकेशन के कुछ यहाँ पे केसेस दिए हुए हैं। सबसे पहला होता है फ्रॉड। अगर एम्प्लॉय किसी फ्रॉड के केस में दोषी पाया जाता है तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। राइटियस और वायलेंट बिहेवियर ऑन दी प्रेमिसेस, यानी कि अगर वो कंपनी के प्रेमिसेस में किसी भी प्रकार का हिंसक, राइटियस या वायलेंट बिहेवियर करता है तो वो बोनस से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। थेफ्ट और मिसअप्रोप्रिएट और सैबोटेज ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, यानी कि चोरी करता है या एस्टैब्लिशमेंट के किसी भी प्रॉपर्टी को डैमेज करता है तो उस केस में भी उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है बोनस से। एंड कोई भी एम्प्लॉय अगर सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर दोषी पाया जाता है तो उसको भी डिस्क्वालीफाई किया जाता है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट से। अब समझते हैं कि पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट तो एप्लीकेबल हो गया ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर और एम्प्लॉय भी एलिजिबल हैं बोनस पाने के लिए। तो बोनस पे कब करना है? एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस पे किस टाइम में करेंगे? तो जो टाइम लिमिट पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट की तरफ से दिया गया है वो दिया है 8 महीने का फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर क्लोज कब होता है? मार्च के महीने में अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो जाता है, यानी कि मार्च के महीने से नेक्स्ट 8 मंथ्स के अंदर अंदर में एम्प्लॉयर्स को अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस पे कर देना होता है। ये होता है टाइम लिमिट ऑफ द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। अब वो उस 8 मंथ्स के अंदर अंदर चाहे तो वो एक बार में पूरी पेमेंट कर दे बोनस की, या फिर वो चाहे तो पार्ट पेमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन
विद इन 8 मंथ उनको पूरा पेमेंट करना है अपने एम्प्लॉइज को। मान लीजिए अगर कि कंपनी के ओनर और एम्प्लॉइज के बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, कोई केस चल रहा है कोर्ट के अंदर बोनस को लेके, और काफ़ी टाइम से वो बोनस होल्ड पे था। फॉर एन एग्जांपल बोनस के लिए डिस्प्यूट चल रहा है और डिस्प्यूट 1-2 साल तक चला, तो उस केस में जो है कंपनीज को, चाहे वो डिस्प्यूट कितना भी लंबा चले, मगर एक बार जब कोर्ट उस पर फैसला दे देगी तो उसके बाद विद इन 1 मंथ उनको जितना भी रिमेनिंग अमाउंट होगा, अगर कोई भी बोनस नहीं पे किया तो टोटल बोनस अपने एम्प्लॉइज को विद इन 1 मंथ ऑफ दैट अवार्ड फ्रॉम द कोर्ट उनको पे करना है बोनस अपने एम्प्लॉइज को। तो ये है टाइम लिमिट फॉर द पेमेंट ऑफ बोनस। अब समझते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम बोनस। तो यहाँ पे इस एक्ट में मिनिमम बोनस और मैक्सिमम बोनस का भी लिमिट सेट किया गया है। मिनिमम बोनस वो अमाउंट है जिससे कम तो पेमेंट किया ही नहीं जा सकता एम्प्लॉइज को, और मैक्सिमम बोनस वो अमाउंट है जिससे ज्यादा पे नहीं करना है एम्प्लॉइज को, राइट। तो मिनिमम बोनस का रेट जो सेट किया है वो है 8.33% ऑफ बेसिक एंड डीए ऑफ द एम्प्लॉय और ₹100, इनमें से जो भी अमाउंट बड़ा होगा उसको पे किया जाएगा एम्प्लॉइज को इन द फॉर्म ऑफ मिनिमम बोनस। मान लीजिए कोई एम्प्लॉय 30-35 दिन ही पूरे साल में आया और उसका जो बोनस कैलकुलेट होके आया 8.33 के हिसाब से वो ₹50 है, यानी ₹100 से कम है, तो उस सिचुएशन में उसको कम से कम ₹100 पे किया जाएगा, राइट। ईदर 8.33% ऑफ द बेसिक एंड डीए और मिनिमम ₹100 शैल बी पेड एज द मिनिमम बोनस टू देयर एम्प्लॉइज। मैक्सिमम बोनस का रेट जो यहाँ पे दिया गया वो है 20% ऑफ बेसिक एंड डीए, और ये कब देना होता है? तो गाइज बोनस का जो परसेंटेज है, रेट ऑफ बोनस जो है वो कुछ भी हो सकता है 8.33 से लेकर 20% तक। मान लीजिए जब भी फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है, कंपनी अपना बैलेंस शीट कैलकुलेट करती है, अपना प्रॉफिट एंड लॉस निकालती है, तो डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबल एंड अलोकेबल सरप्लस वो लोग जो है कैलकुलेट करते हैं ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ द एम्प्लॉइज सैलरी कि कितना रेट ऑफ बोनस जो है पे किया जाना चाहिए एम्प्लॉइज को। तो उसी हिसाब से यहाँ पे बोनस, मैक्सिमम रेट ऑफ बोनस जो है वो 20% किया जाता है। मान लीजिए कभी जो एलोकेबल सरप्लस है वो 20% से ज़्यादा एक्सीड हो रहा है, यानी कि जो बोनस पे करने के लिए जो अमाउंट रखा गया है वो एम्प्लॉइज के बेसिक एंड डीए के 20% से भी ज़्यादा है, तो उस केस में क्या होगा, 20% का ही बोनस एम्प्लॉइज को जाएगा, और जो एक्सेस है उसको सेट ऑन किया जाएगा फॉर द नेक्स्ट 4 फाइनेंशियल ईयर्स उनका अगेन से प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए। अब मान लीजिए नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी को लॉस हुआ, उनके पास कुछ अमाउंट ही नहीं है बोनस पे करने के लिए, तो उस केस में जो ये एक्सेस था जो कि सेट ऑन किया गया था उसको यूज किया जा सकता है फॉर द पेमेंट ऑफ बोनस टू द एम्प्लॉइज। अभी आप लोगों ने सुना अवेलेबल सरप्लस एंड अलोकेबल सरप्लस, ये कुछ नए वर्ड्स हैं जो आप लोगों ने सुने होंगे। तो अब समझते हैं कि ये अवेलेबल सरप्लस एंड अलोकेबल सरप्लस होता क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं कि अवेलेबल सरप्लस क्या होता है। तो अवेलेबल सरप्लस का अंडर दिस एक्ट एक फॉर्मूला दिया गया है जिसमें कुछ पार्टिकुलर्स इन्होंने ए में रखे हैं और कुछ पार्टिकुलर्स इन्होंने बी में रखे हैं, और ए और बी को ऐड करके जो भी अमाउंट आएगा उसको अवेलेबल सरप्लस बोला गया है। तो ए में क्या क्या पार्टिकुलर्स हैं? तो ए में जो पार्टिकुलर्स है वो है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस डेप्रिसिएशन admissible under section 32 of the income tax act minus development allowance minus direct taxes payable for the accounting year calculated as per section 7 minus sum specified in the third schedule. B में स्पेसिफाई किया गया है डायरेक्ट टैक्सेस कैलकुलेटेड एज पर सेक्शन 7 in respect of the gross profit for the immediately preceding accounting year minus direct taxes in respect of such gross profit as reduced by the amount of bonus for the immediately preceding accounting year। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल, ये जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और यूजुअली ये जो है फाइनेंशियल टर्म्स हैं, तो जो फाइनेंस डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट में है उन लोगों को ये सेक्शंस और इन टर्म्स के बारे में अच्छी नॉलेज होती है। इसको अगर मैं एक ईजी और सिंपल टर्म में आप लोगों को बताऊं तो अवेलेबल सरप्लस क्या होता है, कंपनी अपने ग्रॉस प्रॉफिट में से, जो एक ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया गया है फाइनेंशियल ईयर के एंड में, तो उस ग्रॉस प्रॉफिट में से कंपनी की जितनी भी अदर लायबिलिटीज हैं, यानी कि जो टैक्सेस उन्होंने पे किए हैं, कुछ भी अदर डेप्रिसिएशंस हैं, या मान लीजिए प्रीवियस ईयर में जो सेट ऑन या सेट ऑफ का अमाउंट था, यानी कि अगर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में अगर कुछ प्रॉफिट था तो अमाउंट को सेट ऑन किया गया, लॉस था तो अमाउंट को सेट ऑफ किया गया, और उस बेसिस पे जो कंपनी ने प्रॉफिट लिया है उसको डिडक्ट करके, यानी ग्रॉस प्रॉफिट में से सारी लायबिलिटीज माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचता है उसको बोला जाता है अवेलेबल सरप्लस। अब समझते हैं एलोकेबल सरप्लस क्या होता है। तो एलोकेबल सरप्लस वो अमाउंट होता है जिसको एलोकेट किया जाता है फॉर द पेमेंट ऑफ बोनस, यानी कि वो अमाउंट जो है असाइन किया जाएगा कि इस अमाउंट में से एम्प्लॉइज को बोनस पे किया जाएगा, और वो कुछ भी हो सकता है, 8.33 से लेके 20% रेट कुछ भी हो सकता है
इन दी प्रोपोर्शन ऑफ एम्प्लॉइज बेसिक एंड डीए। तो यानी कि सारी एम्प्लॉइज की बेसिक एंड डीए सैलरी के हिसाब से जो एलोकेबल सरप्लस है उसको कैलकुलेट करके जो है कितना रेट ऑफ बोनस पे किया जाएगा एम्प्लॉइज को, वो डिफाइन किया जाता है। एलोकेबल सरप्लस कितना होगा और कैसे निकालेंगे? तो गाइज यहाँ पे एलोकेबल सरप्लस एक परसेंटेज होती है जिस हिसाब से निकाला जाता है अवेलेबल सरप्लस का। तो बैंकिंग सेक्टर की कंपनीज के लिए जो एलोकेबल सरप्लस का परसेंटेज है वो है 60% ऑफ द अवेलेबल सरप्लस, यानी क्रॉस प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशंस डिडक्ट करने के बाद जो अमाउंट बचा था उसको हमने अवेलेबल सरप्लस घोषित किया था। अब एलोकेबल सरप्लस निकालना है, तो अगर बैंकिंग कंपनी है तो उस एलोकेबल सरप्लस का 60% जो है वो यूज किया जाएगा एज एन एलोकेबल सरप्लस फॉर द पेमेंट ऑफ बोनस। बैंकिंग के अलावा जितनी भी सेक्टर की कंपनी है, जितनी भी इंडस्ट्री है, वहां पे 67% ऑफ द अवेलेबल सरप्लस शैल बी यूज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ बोनस, राइट। 60% बैंकिंग सेक्टर की कंपनीज के लिए जो कि बोनस के रूप में यूज करेंगी अवेलेबल सरप्लस का, एंड 67% ऑफ अवेलेबल सरप्लस फॉर ऑल द अदर इंडस्ट्रीज अपार्ट फ्रॉम द बैंकिंग सेक्टर, राइट। तो ये था अवेलेबल एंड एलोकेबल सरप्लस। अब समझते हैं सेट ऑन एंड सेट ऑफ क्या है। पहले समझते हैं सेट ऑन क्या होता है। When the allocable surplus exceeds the amount of maximum bonus payable under Section 11, the excess shall, subject to a limit of 20% of the total salary or wages in that accounting year, can be carried forward for being set on in the succeeding accounting year and so on up to and inclusive of the fourth accounting year to be utilized for the purpose of payment of bonus। यानी कि किसी भी अकाउंटिंग ईयर में अगर कंपनी को बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट होता है और वो प्रॉफिट जो है 20% से ज्यादा एक्सीड कर गया है, मैक्सिमम लिमिट ऑफ बोनस क्या है 20%, तो अगर वो जो उस फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट है वो अगर 20% से ज्यादा एक्सीड कर गया तो उस केस में जो एक्सेस है 20% से जो ज्यादा एक्सेस वाला अमाउंट है उसको सेट ऑन कर दिया जाएगा फॉर द नेक्स्ट 4 फाइनेंशियल ईयर, और उस अमाउंट को, उस एक्सेस को यूज किया जाएगा अगले 4 सालों तक बोनस पे करने के लिए। सेम क्राइटेरिया हम लोग यूज करते हैं सेट ऑफ में भी। अगर लॉस हुआ है तो 8.33% का बोनस तो एम्प्लॉइज को पे करना ही है, तो कंपनी ने पे कर दिया, तो अब वो जो 8.33% का जो बोनस पे किया तो वो भी तो एक लॉस ही हुआ कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी के पास कोई अवेलेबल सरप्लस था ही नहीं पे करने के लिए। तो उस 8.33% जो बोनस पे किया गया एम्प्लॉइज को, उसको अगले 4 सालों तक के लिए सेट ऑफ कर दिया जाएगा, और जब भी अवेलेबल सरप्लस को कैलकुलेट किया जाएगा तो उस केस में इसको अगेन से यूज किया जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा एडजस्ट करने के लिए उनका फाइनल प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए एडजस्ट किया जाएगा। दिस इज कॉल्ड दी सेट ऑफ, और इसको भी अगले 4 सालों के लिए जो है यूज किया जा सकता है। अब नेक्स्ट बात आती है कैलकुलेशन ऑफ बोनस। तो गाइज कैलकुलेशन ऑफ बोनस और जितने भी फॉर्म्स एंड रजिस्टर्स हैं अंडर दिस एक्ट, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप आप लोगों को जितना भी चीज हम लोगों ने इस वीडियो में समझा है वो सारी चीजें समझ में आई होंगी। कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो तो प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन एज वेल, सो दैट आप लोगों को मेरे अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि इस टाइप की वीडियोस मैं हमेशा लेके आता रहता हूं अपने चैनल पर। तब तक के लिए गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय बाय।